बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी आज हमारा डे 2 है। कल मैंने आपको टैक्स की बुनियादी बातें बताई थी और मैंने कल आपको ये बताया था कि टैक्स क्या होता है, फिर आपको ये बताया था कि टैक्स का मकसद क्या होता है, टैक्स लागू करने का मकसद क्या होता है, और फिर रेवेन्यूज और रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, ये भी बताया था। और फिर ये भी बताया था कि टैक्स इज द मीन ऑफ डेवलपमेंट भी होता है, और फिर इसके पास पेपर भी करवा दिए थे। आज मैंने बाकी एरिया कंप्लीट करवाना है। बहुत आसान एरिया है, साथ साथ पढ़ाऊंगा, साथ साथ आपको समझाऊंगा। जरा ध्यान से, एडम स्मिथ जो है उसने टैक्सेशन के बारे में कहा था कि टैक्सेशन जो है उसके कैनन्स के हवाले से एडम स्मिथ ने कहा था कि भाई 4 चीजें होती हैं टैक्स के कानून में, ये 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, सर्टेनिटी, टैक्स लायबिलिटी शुड बी क्लियर एंड सर्टेन। दूसरा, कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, टैक्स को कब अदा करना है और किस तरह अदा करना है, तरीकेकार क्या होना चाहिए, इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए टैक्स पेयर के लिए। तीसरी बात, इक्वालिटी, सब लोगों के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए। इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन, टैक्स इतना महंगा ना हो जाए कि टैक्स को कलेक्ट करना ही मुश्किल हो जाए। तो भाई ये 4 बातें थी, 2C एंड 2E। पहला C सर्टेनिटी, दूसरा C कन्वीनियंस, पहला E इक्वालिटी, दूसरा E इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये 4 चीजें जल्दी से एक बार इसको पढ़ लीजिए। ये भाई ने पूछा कि टैक्स शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि टैक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस डिस्करेज हो, या इतना नहीं होना चाहिए कि बिजनेस डिस्करेज हो जाए। सर आप इतना ज्यादा टैक्स लगा देंगे, बिजनेस करने वाला कहे जी छोड़ो, इससे अच्छा हम नौकरी कर लेते हैं। इतना ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए। देखिए सर बिजनेस खत्म हो गया तो फिर सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। तो टैक्स इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस डिस्करेज हो जाए। वो कह रहा है हर इक्वालिटी, सब लोगों पर एक जितनी परसेंटेज पर टैक्स लगे और सब लोगों के लिए एक जैसा कानून हो। लो सर 4 बातें ये थी। अब आ जाएं ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। सर प्रिंसिपल कहते हैं कानून को, प्रिंसिपल ऑफ लेवी ऑफ टैक्स। लेवी कहते हैं लागू करना, लेवी का मतलब होता है इम्पोज। सबसे पहला प्रिंसिपल है बेनिफिट प्रिंसिपल। वो कहता है जितना फायदा आप गवर्नमेंट से कमाएं और जितना फायदा आप इंडिविजुअल से कमाएं, उतना ज्यादा टैक्स आपको एफबीआर को जमा करवाना चाहिए। तो भाई this principle holds that the individual should be taxed in proportion to the benefit they receive. जितना बेनिफिट वसूल कर रहे हैं उतना टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराएं। सर जी मेरी बात पिक करें, जितना बेनिफिट वसूल कर रहे हैं उतना टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवाएं। और जो बंदा डायरेक्ट बेनिफिट वसूल कर रहा है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट और प्लान से, वो उतना ज्यादा टैक्स जमा कराए। आप मोटरवे पर जाते हैं और टोल टैक्स देते हैं, यस और नो? जो जितना इस्तेमाल करेगा उतना टैक्स देगा। जो बंदा
कम देर मोटर पे इस्तेमाल करेगा, उतर जाएगा, वो कम टैक्स देगा। सजी लाहौर इस्लामाबाद में कितने स्टॉप्स हैं? तो भाई जो जितना फायदा उठाए वो उतना ज्यादा टैक्स दे। दिस इज बेनिफिट प्रिंसिपल। अगला बंदा कहता है नहीं भाईजान, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। वो कहता है भाई जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी पसली है, जितनी पेइंग कैपेसिटी है, उस हिसाब से उसको टैक्स देना चाहिए। अमीर आदमी के लिए क्या फर्क पड़ता है वो 5,000 दे दे टैक्स, गरीब आदमी के लिए 1,000 भी ज्यादा है, उसको 200 रुपया कर देना चाहिए। सर समझ आ रही है? तो एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। जो अमीर आदमी है वो ज्यादा टैक्स दे और जो गरीब आदमी है वो कम टैक्स दे। दिस इज एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। तीसरे नंबर पे हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। व्हाट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल? इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शंस, फिक्स परसेंटेज पर टैक्स लगना चाहिए। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहता है। यानी वो कहता है सब लोगों पर फिक्स रेट पर टैक्स लगे, लेट से 10%। तो जो लाख कमा रहा है उस पर भी 10% टैक्स लगे, जो करोड़ कमा रहा है उस पर भी 10% टैक्स लगे, जो अरब कमा रहा है उस पर भी 10% टैक्स लगे। इसको कहते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल। इनकम, वेल्थ एंड ट्रांजैक्शन में बी टैक्स्ड at a fixed percentage, that is people who earn more and spend more should pay more taxes but not pay a higher rate of tax। एक जितना टैक्स दे। आ जाओ काइंड्स ऑफ टैक्सेस की तरफ। अली भाई ये नोट कीजिएगा, काइंड्स ऑफ टैक्सेस की तरफ आ जाओ। इसकी स्लाइड बनानी है। सर जी 3 तरह के टैक्सेस हैं। एक को कहा जाता है प्रोपोर्शनल स्लैश फ्लैट टैक्सेस, दूसरे को कहा जाता है प्रोग्रेसिव टैक्सेस, तीसरे को कहा जाता है रिग्रेसिव टैक्सेस। ये क्या होते हैं इसको जरा डिस्कस करते हैं। ये क्या होते हैं इसको जरा डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्सेस का क्या मतलब है? सर जी वो कहते हैं एक बंदे की इनकम है 1 लाख और एक बंदे की इनकम है 10 लाख। टैक्स दोनों पर, एक कंपनी की इनकम है 1 लाख और एक कंपनी की इनकम है 10 लाख। टैक्स दोनों पर कितना लगना है? 29% के हिसाब से। इसको फ्लैट टैक्स भी कहते हैं। वो कहता है इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा, फिक्स रहेगा। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। दूसरे नंबर पे इनकम बढ़ेगी, सर जी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की बात करने लगा हूं।
प्रोग्रेसिव टैक्स क्या कहता है? इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा और टैक्स रेट भी बढ़ेगा। दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। यानी अगर इनकम थी फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, उस पे टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से 10,000, और इनकम हो गई 10 लाख तो उस पे टैक्स कितना लगेगा? 3 लाख। सर जी ध्यान से सुनना, एक्टिव हो जाओ जरा यार। सर जी मैंने अब क्या बात कही है? मैं आपको काइंड्स ऑफ टैक्सेशन पढ़ा रहा हूं। सबसे पहला होता है प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स। वो कहता है अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा। दूसरे नंबर पे होता है रिग्रेसिव टैक्स। वो कहते हैं इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ेगा। यानी मैं इसको ऐसे लिखूं कि इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा, लेकिन टैक्स रेट क्या रहा? फिक्स रहा। लेकिन प्रोग्रेसिव टैक्स में वो कहता है इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा, लेकिन टैक्स रेट भी बढ़ा। प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट भी बढ़ता है। प्रोपोर्शनल में इनकम बढ़ती है लेकिन टैक्स रेट क्या रहता है? फिक्स रहता है। रिग्रेसिव में इनकम बढ़ी टैक्स फिक्स था। इनकम बढ़ी लेकिन टैक्स क्या था? फिक्स्ड था। इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट कम हो गया। इसको मैं कहता हूं इनकम बढ़ी तो टैक्स फिक्स्ड रहा और टैक्स रेट क्या हो गया? कम हो गया। सर जी दिस इज regressive taxes. This is regressive taxes. Proportional या flat tax, progressive tax, regressive tax. Flat tax क्या है? इनकम बढ़ी टैक्स बढ़ा लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहा। असल में इन तीनों केसेस में काम की बात आपको बताऊं, असल रिलेशन जो है ना वो इनकम का और टैक्स रेट का है। पहले केस में देखो इनकम बढ़ी टैक्स रेट फिक्स रहा, दूसरे केस में देखो इनकम बढ़ी टैक्स रेट बढ़ा, तीसरे केस में देखो इनकम बढ़ी टैक्स रेट उल्टा कम हो गया। दिस इज रिग्रेसिव। और यार मेरी बात समझ आ रही है? प्रोपोर्शनल टैक्स कम। अब एग्जांपल देने लगा हूं। अभी जो हमने आपको पढ़ाया था बेनिफिट प्रिंसिपल, उसमें जब मैंने बेनिफिट प्रिंसिपल पढ़ाया था तो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल पढ़ाया था। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल असल में क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है सर। यानी प्रोपोर्शनल टैक्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल की बेस पे लागू होता है। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा टैक्स होता है? कौन सा प्रिंसिपल होता है? एबिलिटी टू पे। प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है? एबिलिटी टू पे।
एबिलिटी टू पे। सर जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। प्रोग्रेसिव टैक्स असल में एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल है और प्रोपोर्शनल या फ्लैट टैक्स असल में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। एक और बात आप लोगों को बताता चलूं, सर ये तो असूल है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी है तो सर कंपनीज पे जो टैक्स लगता है ना, कंपनीज पे जो इनकम टैक्स लगता है ये असल में क्या होता है, फ्लैट टैक्स होता है। और इंडिविजुअल्स और एओपी पे जो इनकम टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। इंडिविजुअल और एओपी पे जो टैक्स लगता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। तीसरे नंबर पे सर सेल्स टैक्स जो होता है ये रिग्रेसिव टैक्स होता है। इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ता है इंडिविजुअल और एओपी के केस में। इनकम जितनी भी बढ़ जाए टैक्स रेट फिक्स रहता है, ये कंपनीज पे लगता है। और अब जब मैंने कहा सेल्स टैक्स रिग्रेसिव टैक्स होता है तो आपके ज़हन में आना चाहिए सर फिक्स होता है, 18% लगता है हर चीज पे। आप कह रहे हैं कि इनकम बढ़ती है तो टैक्स रेट कम होता है। सर जी प्रोडक्ट पे कीमत के ऊपर टैक्स लगा होता है, लेकिन हमने जो ये पढ़ा है ये सारा इनकम के साथ रिलेट करें, इनकम के साथ रिलेट करें। सर जी एक नेस्ले के जूस जो 60 रुपए का उस पर 8 रुपए टैक्स है, ये 8 रुपए का टैक्स 1 करोड़ रुपया कमाने वाले के लिए भी 8 रुपए और 1000 रुपए कमाने वाले के भी 8 रुपए। यस और नो? इसका मतलब है टैक्स फिक्स है लेकिन इनकम बदल रही है। ज्यादा इनकम वाले के लिए ये आसान है, कम इनकम वाले के लिए ये मुश्किल है, इसी को ही रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। सर जी मेरी पॉइंट समझ आ गया? मैंने आपको मैक्सिमम बातें इसमें छुपी सारी बता दी, बल्कि कुछ इजाफी बातें ही बता दी। लो सर सबसे पहले चलते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स। एक बार अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं और आगे चल रहा हूं। टैक्स सिस्टम रिक्वायर्स द सेम परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम ऑल टैक्स पेयर्स। फिक्स परसेंटेज है रिगार्डलेस ऑफ अर्निंग। A proportional tax applies the same tax rate across low, middle and high income taxpayers. इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी तो टैक्स बढ़ेगा, लेकिन टैक्स रेट फिक्स रहेगा प्रोपोर्शनल टैक्स में, ये कहता है। उसके बाद आ गया रिग्रेसिव टैक्स। देखो ये टैक्स है जो हाई टैक्स रेट लगेगा लो इनकम पर्सन पर और लो टैक्स रेट लगेगा हाई इनकम पर्सन पर। इसका मतलब ये है कि इनकम बढ़ेगी तो टैक्स रेट कम होगा, इनकम कम होगी तो टैक्स रेट बढ़ेगा। ये तब होता है जब टैक्स यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है। यूनिफॉर्मली समझते हैं, एक जैसा। अब देखो दोनों पे टैक्स 1 लाख लग रहा है, जिसकी इनकम 1 मिलियन है उसके लिए 10% है, जिसकी इनकम 10 मिलियन है उसके लिए 11। मेरी बात समझ रहे हो? यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सब पे एक जैसा। अब जाहिर बात है गरीब बंदे के लिए ये मुश्किल है, अमीर बंदे के लिए दिक्कत नहीं है। वो ये कहता है लो इनकम इंडिविजुअल के लिए ये मुश्किल होता है। रिग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स, इनकम बढ़ी
टैक्स भी बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा, प्रोग्रेसिव टैक्स। वो कहते हैं चार्जेस हाई टैक्स रेट टू हाई इनकम अर्नर्स एंड लो टैक्स रेट विद लो इनकम। इन अदर वर्ड्स, the more one earns, the more tax he would have to pay. A rich man should pay more than a poor man. This is progressive taxation. Characteristics of tax laws. मैं रिग्रेसिव, प्रोग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेशन है, जल्दी से एक बार इसको रीड कर लीजिए, फिर मैं आगे चलूँ। डन हो गया सर? लो सर, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम। टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एंड नॉट वॉलेंटरी इन नेचर। टैक्स क्या है? एनफोर्स्ड कॉन्ट्रीब्यूशन। सर टैक्स आपकी चॉइस नहीं है, टैक्स वॉलेंट्री नहीं है, दिल चाहे दें दिल चाहे कंट्रीब्यूट ना करें। वो हमारे यहाँ कंट्रीब्यूशन होती है ना जी के चार दोस्त हैं, उन्होंने पिज़्ज़ा मंगाया, चारों थोड़े थोड़े पैसे डाल के पिज़्ज़े की पेमेंट कर देते हैं। वो एक बंदा कहते मैंने पिज़्ज़ा खाना ही नहीं है, ना मैंने खाना है ना मैंने पैसे देने। ऐसा हो जाता है, हो भी सकता है, ठीक है। यहां पर ये नहीं है कि मैंने टैक्स नहीं देना, यहां पर तो देना ही पड़ेगा, एनफोर्स्ड है। एनफोर्स का मतलब है देना ही पड़ेगा। टैक्स एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन। तो टैक्स इज एन एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन, नॉट वॉलेंटरी इन नेचर। टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। टैक्स जो है वो क्या है? जनरली पेबल इन कैश। आपको टैक्स देना है, आप उसे कहेंगे मैं तुम्हें अपने लेटर हेड पे लिख देता हूं कि मैं तुम्हें 25 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो क्या टैक्स वाले कबूल कर लेंगे? नहीं करेंगे। यानी प्रोमिसरी नोट टैक्स वाले कबूल नहीं करेंगे। आप टैक्स वाले कहते मेरे पास लाख रुपया तो नहीं है, मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, टैक्स वाले कबूल कर लेंगे? नो, कबूल नहीं करेंगे। आप टैक्स वालों को कहते हैं कि मैं तुम्हें 2 माह बाद की डेट का चेक दे देता हूं, चेक ले जाओ, टैक्स वाले कबूल कर लेंगे? नो, टैक्स वाले कबूल नहीं करेंगे। सर जी टैक्स वाले कहते हैं हमारे अकाउंट में फौरी पैसे आए, कैश की सूरत में बैंक में पैसे भेजे जाएं, ये सिर्फ काबिल कबूल। टैक्स प्रोपोर्शनेट इन कैरेक्टर है, सब लोगों पे लागू होगा और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पर लागू होगा। किस पर टैक्स लगना चाहिए? इनकम पर लगेगा, ट्रांजैक्शन पे लगेगा, प्रॉपर्टी पे लगेगा। जो इनकम पे टैक्स लगता है उसको क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। जो ट्रांजैक्शन पे लगता है वो सेल्स टैक्स होता है, जो प्रॉपर्टी पे लगता है वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। तो देयर आर टैक्सेस दैट आर इम्पोज्ड और लेविड ऑन एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेजेस। टैक्स लागू होता है इनकम पर, ट्रांजैक्शन पर और प्रॉपर्टी पर। और टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज होते हैं या लागू किए जाते हैं एक्ट्स, राइट्स और प्रिविलेज। यानी टैक्स लागू किया जा सकता है एक्ट्स पर, कॉपीराइट्स पर टैक्स लगते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे टैक्स लग जाता है, कॉपीराइट्स पर टैक्स लग जाता है, या आपके पास कोई और राइट्स हैं उस पर टैक्स लग जाता है। टैक्स लागू होता है, फ्रेंचाइज पर टैक्स लग जाता है। तो भाई टैक्स इनकम, ट्रांजैक्शन, प्रॉपर्टी पर भी लगता है और टैक्स लगता है
एक्स राइट्स और प्रिविलेजेस पर भी टैक्स लगता है। हाँ, टैक्स कौन लागू करेगा आप पर? जिसके पास ज्यूरिसडिक्शन है ओवर द पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज ज्यूरिसडिक्शन? एरिया ऑफ अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं सर। ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी को, हल्का, हदूद। और एक छोटी सी मिसाल से आपको समझाता हूं कि सर मैं एसबीआई से बाहर निकला तो सामने एक बंदे ने गन पॉइंट पे मेरे से मेरा मोबाइल स्नैच कर लिया। मैंने कहा मैं क्या करूं? मैंने कहा चलो मैं घर जाता हूं। घर गया, घर वालों ने कहा जी मोबाइल और आपका मोबाइल स्नैच हो गया है, तो पहले तो आपको चाहिए कि आप फौरन एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवा दें, ऐसा ना हो कि मोबाइल मिसयूज हो जाए और नाम आप पे आ जाए। तो मैं फौरन, मॉडल टाउन में रहता हूं तो मॉडल टाउन के थाने चला गया। मॉडल टाउन में थाने गया हूं, वो कहते जी वकूआ किधर हुआ है? मैंने कहा जी वकूआ तो हुआ है मॉडल टाउन में, सॉरी एसबीआई के सामने। अच्छा, मैंने उन्हें कहा जी वकूआ तो हुआ है एसबीआई के सामने गार्डन टाउन में। तो उन्होंने कहा भाई वो हमारी हदूद में नहीं है, आप गार्डन टाउन थाने में जाएं। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो? या उसने ये बात इस तरह से कही कि मॉडल टाउन के थाने वालों ने कहा कि गार्डन टाउन हमारी ज्यूरिसडिक्शन में फॉल नहीं करता। आपने अक्सर नोट किया होगा तो वो कहेंगे फलां थाने की हदूद का बोर्ड लगा होता है, इसका मतलब है वो वाली एरिया उस थाने की हदूद में आता है, उस थाने की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। सर जी क्या आप ज्यूरिसडिक्शन समझ आई है? आपको मैं एक बात बताता हूं, पंजाब गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन पंजाब है, सिंध नहीं है। तो भाई टैक्स लागू कौन करता है? टैक्स वो लागू करेगा जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में आप या आपकी प्रॉपर्टी आएगी। अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सूबे लागू करते हैं। अब अगर मेरी प्रॉपर्टी सिंध में है तो मुझे पंजाब गवर्नमेंट उसका नोटिस नहीं भेज सकती कि टैक्स जमा कराओ। वो कौन भेजेगा? सिंध गवर्नमेंट भेजेगी। यार मेरी बात समझ आ रही है? मकसद बात करने का ये है, टैक्स लागू करेगी वो अथॉरिटी जिसकी ज्यूरिसडिक्शन में या आप या आपकी प्रॉपर्टी आ रही होगी। ठीक हो गया? तो भाई टैक्स ये लागू कर सकते हैं। आगे चलता हूं सर मैं। सर आपको पता है कि जो टैक्स का कानून है या टैक्स का जो कानून है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, और टैक्स को लागू कौन करता है? एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लागू करता है। टैक्स को लागू लॉ मेकिंग बॉडी करती है, और टैक्स का कानून जो है वो पहले कौन अप्रूव करती है? पार्लियामेंट अप्रूव करती है। याद रखना, टैक्स का कानून पार्लियामेंट अप्रूव करती है। थोड़ा सा मैं बताता चलूं, जून के फर्स्ट वीक में एक बिल पेश होता है जिसको फाइनेंस बिल कहा जाता है। लेट्स से जून 2023 में एक बिल पेश हुआ था जिसको फाइनेंस बिल 2023 कहा गया था। किसके सामने पेश हुआ था? नेशनल असेंबली के सामने पेश हुआ। अगर नेशनल असेंबली ने इसको पास कर दिया तो ये क्या बन गया? फाइनेंस एक्ट बन गया। यार मेरी बात समझ आ रही है? फाइनेंस बिल पेश करें और वो नेशनल असेंबली पास कर दे तो क्या बन जाएगा?
फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। ये जो फाइनेंस एक्ट होता है जो जून के फर्स्ट महीने में बिल पेश हुआ है और पास होने पर बना है, ये कानून होता है सर। किस पीरियड के लिए? 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 के पीरियड के लिए टैक्स का जो कानून बनता है उसे टैक्स का जो कानून बनता है उसको ये कहते हैं टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पसेस। मैंने सर आपको ये वाली स्टोरी सुना दी। अगली बात, आपको पता है टैक्स लागू करके जो पैसा इकट्ठा होता है उस पैसे को कहां इस्तेमाल करना होता है? अवाम के फायदे के लिए, अवाम को सपोर्ट करने के लिए, सर तालीम के लिए, एजुकेशन, हेल्थ, और उससे भी बढ़ के पहले सिक्योरिटी। सर जी आपके लिए सिक्योरिटी पुलिस और आर्मी होगी तो फिर ही बाकी सारी चीजें हैं ना, तो सिक्योरिटी पे मेजर खर्चा होता है। फिर कहां पर खर्चा होता है? तालीम पर, फिर सेहत पर, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। ये और ट्रेन बन रही है, ये और जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं ये सारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स। सर जी उसके बाद आ गया प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम, 2 बार पेपर में आ चुका है। साउंड कहते हैं अच्छा तगड़ा, तो साउंड टैक्सेशन सिस्टम के प्रिंसिपल्स कौन से हैं? सबसे पहले आ गया फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल एडिक्वेसी, फिस्कल किसको कहते हैं? माली। एडिक्वेसी किसको कहते हैं? काफी होना। तो भाई वो कहते हैं आपका टैक्स का कानून, अच्छा कानून वो है जिसके तहत इतना टैक्स इकट्ठा किया जा सके कि मुल्क के खर्चे पूरे हो जाए। सर जिस तरह हम हॉस्टल में रहते हैं तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है कि यार मैं इस काबिल हो जाऊं सबसे पहले कि मैं घर से पैसे ना मंगाऊं, मैं सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं। पहला स्टेप वो होता है, फिर दूसरे स्टेप में आप डेवलपमेंट का सोचते। इसी तरह हमारे मुल्क की भी ये पोजीशन है। मुल्क तो कर्जों पे चल रहा है। अच्छा टैक्स का कानून वो होगा जिससे मुल्क के पास इतने पैसे आ जाएं कि उसके खर्चे पूरे हो जाएं और उसे कर्जा ना लेना पड़े। वो कहते हैं टैक्स का कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर रिक्वायरमेंट बढ़ गई है तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो जाए, और अगर रिक्वायरमेंट कम हो गई है तो टैक्स कम इकट्ठा हो। सर जी रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग, एक्सपैंड करना, फैलाना। रेवेन्यू इस तरह से हो कि उसे एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। Sources of revenue taken as a whole should be sufficient to meet the expenditure of government. Revenue should be capable of expanding or contracting annually in response to variation of public expenditure. Equality or theoretical justice. Taxes levied must be based upon the ability of the citizen to pay. सॉरी जी वो कहता है टैक्सेस लेविड मस्ट बी बेस्ड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे। जो टैक्स लागू किया गया है वो एबिलिटी ऑफ द सिटीजन टू पे की बेस पर होना चाहिए।
जी। तीसरी बात, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन टू अंडरस्टैंड। पहली बात, क्लियर एंड प्लेन टू अंडरस्टैंड, इजीली समझ आ जाए। दूसरी बात, टैक्स उन पब्लिक ऑफिशियल्स उसको एनफोर्स कर रहे हो जिनके पास काबिलियत भी हो और तादाद में भी काफी हो। एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट, यानी तादाद में भी काफी। एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल, वेल ट्रेन्ड का क्या मतलब है? काबिलियत भी हो, तो तादाद में भी काफी हो और काबिलियत भी। Not unduly burdensome to discourage business activity. Not unduly burdensome to discourage business activity. सर इतना बर्डनसम ना हो कि बिजनेस एक्टिविटी डिस्करेज हो, इतना ज्यादा। यार ये बातें मैंने पढ़ाई हैं। कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर, सर जी जो एडम स्मिथ आपने पढ़ा है, क्या उसमें मैंने क्लैरिटी नहीं पढ़ाया? और फिर कन्वीनियंस भी पढ़ाया, और फिर इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन में ये वाली बात भी की। तो भैया पहली तीसरी और चौथी बात तो रिपीट हो रही है, सिर्फ दरमियान वाली एक बात नहीं है कि ऐसे पब्लिक ऑफिशियल्स होने चाहिए जो मिकदार में भी और काबिलियत में भी काफी हों। सर जी कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स। टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होने चाहिए इकोनॉमिक गोल्स के लिए या प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट के लिए विच परटेन टू। सर जी आपका टैक्स डिपार्टमेंट का गोल और आपके मुल्क का गोल इन लाइन होना चाहिए। अगर आपका वजीर आजम कहता है कि इस बार आवाम को रिलीफ देनी है और एफबीआर वाले कहते हैं कि पेट्रोल पे 10 रुपए पर लीटर हमने टैक्स बढ़ा दिया है, तो ये दो बातें ऑपोजिट डायरेक्शन में। यस और नो? कंसिस्टेंट होनी चाहिए, कंपैटिबल होनी चाहिए। जो एफबीआर का चेयरमैन कह रहा है वही बात आपका प्राइम मिनिस्टर कर रहा हो, इन लाइन बातें होनी चाहिए। मुल्क की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में एफबीआर की पॉलिसीज भी हो। तो भाई फिस्कल एडिक्वेसी, इक्वालिटी और थ्योरेटिकल जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी और कंसिस्टेंसी और कंपैटिबिलिटी। सर जी यहां पर रोक रहा हूं, जल्दी से पहले इसको पढ़ ले फिर आगे चलता हूं। भाई ने सवाल किया है विच परटेन, जिनका ताल्लुक है, बेसिक सर्विसेज, बुनियादी सहूलियात, इंटेंडेड फॉर मैसेज, अवाम के लिए जो होती है। वो कहता है आपके टैक्स लॉज कंसिस्टेंट होने चाहिए इकोनॉमिक गोल्स या प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट के साथ जिनका ताल्लुक बेसिक सर्विसेज के साथ है। ये वाला पॉइंट भाई ने कहा इसकी समझ नहीं आई, आए मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। मैं अपने गांव से यहां पर आया तो पढ़ रहा था, तो मेरा सबसे पहला टारगेट ये था कि मैं अपना सीए कंटिन्यू रखूं, और दूसरे नंबर पे ये कि आप कोई ऐसा काम शुरू कर दूं जिससे मेरे खर्चे पूरे हो जाए। उसके लिए मैंने प्लान ये किया कि मैं होम ट्यूशन पढ़ाऊं। मैंने होम ट्यूशन पढ़ाने लग गया। होम ट्यूशन जब मैंने पढ़ाए तो मैं इतने पैसे कमाने लग गया कि मैं घर वालों से पैसे मंगवाना खत्म कर दिए। इसका मतलब है मैं फिस्कल माली तौर पे एडिक्वेट काफी हो गया।
अब अगली बात यह है कि जब मैंने देखा कि यार आई कैप की फीस की तारीख नजदीक है, तो मैंने अपनी ट्यूशन डबल कर दी। इतने पैसे कमा लूं कि आई कैप की फीस पूरी हो जाए। और जब मैंने देखा कि मेरे इम्तिहान आ रहे हैं, उस महीने मैंने एक ट्यूशन छोड़ दी ताकि मैं अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकूं। मैं अपने रेवेन्यूज को अचीव करने के, रेवेन्यू जो टारगेट रेवेन्यू या जो पैसा है जितने मुझे दरकार हैं, उनको कम ज्यादा कर रहा हूं माहौल और रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सजी समझ आ रही है? ये एग्जाम्पल समझ आ गई। अब ये सुनो, पाकिस्तान की भी ख्वाहिश है कि इतना रेवेन्यू इकट्ठा हो कि उसको मसला ना हो, उसके अखराजात पूरे हो जाएं। और अगर कहीं ज्यादा जरूरत पड़ जाती पैसों की तो ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं, ज्यादा टैक्स लगा दिया जाए। और अगर कहीं अवाम को रिलीफ देना चाह रहे हैं तो टैक्स कम कर दें। समझ आ गई? अब पढ़ते हैं अंग्रेजी। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू एज ए होल शुड बी sufficient to meet the expenditure of the government. Revenue should be capable of expanding. रेवेन्यू को फैलाया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्टिंग सुकेड़ा जा सकता है इन रिस्पॉन्स टू द वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर की तब्दीली की बेस पर रेवेन्यू को भी कम या ज्यादा किया जा सके और इतने पैसे कमाए जा सके कि मुल्क के अखराजात पूरे हो सके। ये फिस्कल एडिक्वेसी। जी भाई, क्लियर हो गया भैया जी? और कोई सवाल? लो सर, अब मैं अगली बात करने लगा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट एफबीआर को डायरेक्टली टैक्स पेयर एफबीआर को जमा कराता है। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली एफबीआर को जमा नहीं करवाया। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स जो टैक्स पेयर एफबीआर को डायरेक्टली जमा कराए। और इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स पेयर एफबीआर को डायरेक्टली जमा ना कराए बल्कि थ्रू इंटरमीडियरी जमा कराए। ठीक हो गया? डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली टैक्स पेयर गवर्नमेंट को पैसे जमा कराते। इसकी एग्जांपल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? इनकम पे टैक्स लगता है। कौन सी इनकम? जो नेट है खर्चे लेस करने के बाद। कैसे कमाई हो, या नौकरी से कमाई हो, या किराए से कमाई हो, या कारोबार से कमाई हो, या शेयर्स बेच के कमाई हो, या किसी और तरीके से कमाई हो, जिस तरीके से भी इनकम कमाई गई है उस इनकम पे टैक्स लगना है। वो इनकम टैक्स है। अलबत्ता उसने ये सारे हेड्स ऑफ इनकम लिख दिए हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। मैंने इसके साथ चैप्टर नंबर लिख दिए हैं कि यार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। क्योंकि ये सारे, सैलरी का पूरा चैप्टर है 5 नंबर, प्रॉपर्टी का 6 नंबर है, बिजनेस का 7-8 है, कैपिटल का 9 है और अदर सोर्स का 10। कैपिटल वैल्यू टैक्स, capital value tax is levied on different transactions such as transfer of immovable property या transfer of rights। capital value tax लागू किया जाता है different transactions पर, जैसा कि immovable property और transfer of right। सर जी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्स खत्म हो गया। वो टैक्स जो टैक्स पेयर डायरेक्टली एफबीआर को नहीं देता बल्कि इनडायरेक्टली देता है। सर जी आपने बाइक में, गाड़ी में फ्यूल डलवाया, 250 रुपए का फ्यूल था, 50 रुपए टैक्स था, 200 का फ्यूल था। क्या आपने उस बंदे को कहा, फ्यूल पंप वाले को, कि ये 50 रुपए मुझे दे दो, तुम ये पकड़ो 200 रुपए, एफबीआर जाने और मैं जानू? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप मार्केट में गए, नेस्ले का जूस खरीदा,
₹60 का जूस था, आपने वो जूस का पैकेट देखा, उस पर लिखा होता ₹10 टैक्स और ₹50 जूस की कीमत। आपने उसे ₹50 दिए, उसने कहा टैक्स मैं खुद जमा करा दूंगा। वो बंदा आपको वो जूस दे देगा? कभी भी नहीं देगा। क्यों? सर FBR वाला कह यही रहा है कि ये सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने दुकानदार को देना है। अबे दुकानदार जाने और उसका काम जाने। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई मैंने देना ही इंटरमीडियरी को है। ये टैक्स इंटरमीडियरी कलेक्ट करता है टैक्स पेयर से, और टैक्स पेयर जो है उस पर अल्टीमेटली इकोनॉमिक बर्डन आता है। ज़ाहिर बात है, टैक्स लगने की वजह से टैक्स पेयर को ₹50 का जूस टैक्स लगने की वजह से ₹60 का खरीदना पड़ता है। सर इसकी एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहली एग्जाम्पल है कस्टम ड्यूटी। ड्यूटी किसको कहते हैं? सर टैक्स कह लीजिए, रेट्स कह लीजिए, ड्यूटी कह लीजिए, टैरिफ कह लीजिए, लेवी कह लीजिए, ये सारे नाम टैक्स के ही हैं। यानी टैक्स के ये सारे नाम। कस्टम ड्यूटी होती क्या है? वो ड्यूटी, वो टैक्स जो मुल्क के बाहर कोई चीज लेके जा रहे हैं या बाहर से मंगवा रहे हैं, बॉर्डर पार होने पर जो टैक्स कलेक्ट होता है और लागू किया जाता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। चाहे वो चीज लेके जा रहे हो या मंगवा रहे हो, यानी चाहे इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, पाकिस्तान में जो टैक्स होता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं। हाँ, उसने एक बात और कही, उसने कहा अगर आप कोई लग्जरी आइटम मंगवाएं या लेस असेंशियल आइटम मंगवाएं तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगता है, और अगर आप कोई प्लांट एंड मशीनरी मंगवाएं या रॉ मटेरियल मंगवाएं तो उस पर कम टैक्स लगता है। इस पर तो हम कल बड़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी FED, it is levied on a limited number of goods manufactured and services provided in Pakistan. FED is charged on the basis of value or retail price. सर जी FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू की जाती है लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड पर और सर्विसेज प्रोवाइडेड इन पाकिस्तान पर। FED is charged on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight or quantity. सर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक ड्यूटी है, टैक्स है जो कि सिलेक्टेड आइटम्स पर लगता है। हमारे कोर्स में इतना पैरा ही है, इंशाल्लाह CFAP में आपको पूरा पढ़ाएंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है it is levied on a limited number of goods manufactured and services provided in Pakistan. FED is charged on the basis of value or retail price. Some items are chargeable to FED on the basis of weight or quantity. Exports are leviable to 0% FED. एक्सपोर्ट पे 0% FED लगती है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स है जो लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स या सर्विसेज पर लगता है। ये टैक्स प्राइस की बेस पर भी लगता है, क्वांटिटी की बेस पर भी लगता है, वेट की बेस पर भी लगता है, वैल्यू की बेस पर भी लगता है। और अगर कोई चीज एक्सपोर्ट हो तो उस पर FED नहीं लगती। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लगता है, और गुड्स जो इंपोर्ट होती हैं उस पर भी लगता है, और जो सेल्स होती हैं उस पर भी लगता है। सेल्स टैक्स 18% के हिसाब से लगता है, 18% के हिसाब से टैक्स लगता है। सर जी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स प्लीज एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए,
2 मिनट आपके, 4 मिनट आपके पास। सर जी अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए हैं, ये मुख्तलिफ बातें हैं, मुख्तलिफ रूल्स हैं, मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, टैक्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं। ये जो लिखा हुआ है ऐसा हर वक्त हर केस में अप्लाई नहीं हो सकता। अब मैं इसको मिसाल देने के लिए मिसाल दे के समझाता हूं कि सर एक बंदा है, वो कहता है मैंने अपना वजन कम करना, तो उसके पास 3-4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि यार आप रनिंग करो, आपका वजन कम हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करो, आपका वजन कम हो जाएगा। तीसरी ऑप्शन ये है कि आप डाइटिंग करो, आपका वजन कम हो जाएगा। बातें तीनों ठीक है, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है और वो रनिंग करे, वो तो अल्लाह को ही प्यारा हो जाएगा सर, ऐसा ही है ना। और अगर कोई एक ऐसा डायबिटिक पेशेंट है जिसकी शुगर लो हो जाती है, उसको कहे नहीं तुम डाइट करो, कुछ ना खाओ, उसकी शुगर लो हो जाए, वो भी उसके लिए खराबी है। बातें तीनों ठीक हैं, लेकिन जवान आदमी के लिए बेहतर है कि वो रनिंग करे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? पॉइंट सिर्फ ये है कि असूल सारे बताए हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ असूल लागू होते हैं। सर समझ आ रही है? अब कंपनीज के केस में प्रोपोर्शनल टैक्स अप्लाई होता है, इंडिविजुअल और एओपी के केस में प्रोग्रेसिव अप्लाई होता है, प्रोपोर्शनल अप्लाई नहीं। तो भैया असूल तो सारे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ अप्लाई हो रहे हैं। सर समझ आ रही है? तो ये बात है। क्या आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया जी? आगे चलते हैं। हिस्ट्री की बात करने लगा हूं सर। पाकिस्तान में टैक्स कैसे आया? पाकिस्तान में टैक्स कैसे आया? सबसे पहली बात, 1857 में जंग आज़ादी हुई। 1857 में जंग आज़ादी हुई। 1860 में ब्रिटिश एम्पायर ने इंट्रोड्यूस किया है फर्स्ट फॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1860 में पहली बार इनकम टैक्स लगा, जो कि चूंकि 1857 में वो हुई थी, जंग आज़ादी हुई थी, गोरों का बड़ा पैसा लग गया था, और इस बजटरी डेफिसिट को कम करने के लिए पहली बार टैक्स 1860 में लगाया। ये वाला टैक्स 1860 में लगा दिया, खास कामयाब नहीं हुआ, 1865 में ख़त्म कर दिया। फिर अगला टैक्स 1886 में लगाया, ये जनरल इनकम टैक्स था, जो कि सिर्फ ताजिरों पर लगता था, ट्रेडर पर लगता था, मैन्युफैक्चरर पर, सैलरी पर नहीं लगता था, और स्पेसिफिक सूबों पे लागू हुआ था, पूरी सारे इंडो पाक में लागू नहीं हुआ। 1914 से 1918 में पहली जंग हो गई, पहली जंग अजीम हो गई। 1917 में जंग के दौरान ही चूंकि हालात खराब हो गए, तो जनाब मजीद ग्रेजुएटेड सुपर टैक्स लगा दिया गया। उन्होंने कहा जी जो अमीर लोग हैं वो तो टैक्स दें, जिसकी इनकम 50,000 से ऊपर। अब उस दौर में 50,000 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट है। इसकी इनकम 50,000 से ऊपर, उस पर टैक्स होगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स पर टैक्स होगा। 1918 में 1918 में वॉर टाइम अमेंडमेंट्स आई। 1920 में 1917 वाला टैक्स को मॉडिफाई किया गया, लेकिन 1922 में 1886 वाला टैक्स और 1917 वाला, 18 वाला, 20 वाला, सारे टैक्सेस को मिलाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक अच्छा टैक्स का कानून बनाया गया।
1922 में। ये इतना अच्छा कानून था कि ये चलता रहा। 1947 में पाकिस्तान बन गया, ये चलता रहा। और पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान ने भी 1922 वाला टैक्स का कानून ही कुछ मॉडिफाई करके एडॉप्ट कर लिया। और 1979 तक ये वाला टैक्स का कानून चलता रहा। फिर 1 जुलाई 1979 को जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पहला बना, पाकिस्तान ने पहला टैक्स का कानून 1979 में बनाया और वो उसके बाद वो चलना शुरू हो गया। 1922 वाला नहीं चला। फिर 2001 में परवेज मुशर्रफ के दौर में 23 साल के बाद इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया, जो 13 सितंबर 2001 को जो है ना वो अनाउंस हुआ था। आज तक वही कानून चल रहा है सर। आज तक टू डेट कौन सा कानून लागू हुआ है सर? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जाहिर है इसको भी 23 साल तो हो गए। सर समझ आ रही है? किताब में आपकी आपकी किताब में काफ़ी मुश्किल लिखा हुआ है। ये मैंने इसको आसान करके आपके लिए टेबल बना दी है, इसको याद कर लीजिए। आसान है, मुश्किल नहीं है। हिस्ट्री याद कीजिए, अभी तक कभी पेपर में आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो परेशान नहीं होना, ईयर वाइज उसको लेके चल। सर एक बार मैं चाहता हूं आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे चलूं। भैया पॉज कीजिएगा। इसी तरह ही इंशाल्लाह थ्रू आउट हमने चलना है। बस मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अटेंटिव और अलर्ट हो। आपको ही मजा है कि यार हम पढ़ रहे हैं और हम किसी जल्दी में नहीं है। तो जनाब ये था हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। थोड़ा सा आगे चलते हैं और पास पेपर को डिस्कस करते हैं। सवाल मैं पढ़ूंगा, यस नो आपने करने हैं। बस एक बार ये मुझे बता दीजिएगा कि क्या ये सवाल आप कर सकेंगे जी। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्सेशन इज टू कलेक्ट रेवेन्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स। कर सकते हैं यस और नो? लो सर, क्वेश्चन नंबर 2, state any 5 ways through which taxes can be used for the development of the country. Yes or no? Sir, briefly explain 3 indirect taxes. Yes or no? 3 indirect taxes. चौथा, beside financing government operational expenditure, taxation is also utilized as a tool to carry out the national objective of social and economic development. List any 5 non-revenue objectives. Yes or no? G. Taxes are primary revenue yielding tools of the government of the modern ages. You are required to state any 3 non-revenue objectives which the government achieves by imposing tax. भाईजान नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव, फिर दोबारा वही आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी मैंने कल करवाया है। पार्ट ए इनडायरेक्ट टैक्सेस बताएं, सिंपल, फिर दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, 3 ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ टैक्स, आज करवाया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, फिर दोबारा आ गया। टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल ऑफ द गवर्नमेंट। State any 5 ways by which taxes can be used for the development of the country. फिर वही बात, क्वेश्चन नंबर 8। फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 9, करवाया है, कल करवा दिया था। फिर आया क्वेश्चन नंबर 10, 4 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स, 3 प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम। और ये
ऑटम 23 का सवाल है, पुराना तो नहीं है ज्यादा सर। सर जी पिछली अटेम्प्ट का सवाल है, साउंड टेक्स्ट सिस्टम के प्रिंसिपल्स। मैंने ऑटम 14 से लेके अब तक के सारे सवाल जो इस चैप्टर के हैं वो डिस्कस करवा दिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जिस बच्चे को ये चैप्टर आता है वो आराम से कर लेगा। सर ये हमारा एजेंडा था आज का, दूसरे दिन हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म कर दिया। इंशाल्लाह इसको इसी तरह ही आगे लेके चलना है। कल इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। जी बच्चों टेस्ट की बात आपको बताने लगा हूँ, चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह कल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक फिजिकल जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर टेस्ट मौजूद होंगे। आपने किससे रब्ता कर लेना सर? मिस महक के पास टेस्ट मौजूद होंगे, उनसे आपने टेस्ट दे के टेस्ट परफॉर्म करना है। दूसरे नंबर पे बात आ गई ऑनलाइन वालों की। ऑनलाइन वालों टेस्ट ग्रुप में शेयर करूँगा, आपको टेस्ट ग्रुप में एक्टिवली आपने टेस्ट पकड़ना है। कल 10 से 4 बजे बड़ा मुनासिब टाइम है, आप इस टाइम के अंदर अंदर ही टेस्ट परफॉर्म कीजिए, ठीक है। सुबह 10 से 4 बजे तक जो बच्चा भी टेस्ट देगा वो आइडियल टाइम है, उसकी टेस्ट को चेक करेंगे, डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम होगी तो वो बताएंगे। लो सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू।